सर्वप्रथम मंच पे कुछ भी बोलने से पूर्व माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य शिक्षकगण एवं विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित मेरे प्रिय मित्रगणों, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमन। राष्ट्र की चिंतन किया और समझे कि क्या इस आक्रांता से हमें समस्या है, तो उन्होंने 40 भागों में खंड खंड भारत को एक अखंड करने का निर्णय लिया। इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए वो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध गए। मगध का उस समय जो राजा था वो धनानंद था। तो धनानंद के सामने जब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आपको अखंड भारत का विचार करना चाहिए, तो उन्होंने जो वहाँ मगध नरेश धनानंद थे, उन्होंने उसका प्रस्ताव को ना मानकर और बल्कि उनका अपमान किया। तो यहीं से खंड काव्य शुरू होता कि दृश्य सिर्फ इतना कि आचार्य चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत की धरती पर बढ़ने वाला है। वो वेदना उनके मन में उत्पन्न हुई और यहाँ से मैंने रचना प्रारंभ होती है। और कि आर्यवर्त की धरा के ऊपर अद्भुत दृश्य का चित्र हुआ। चणिपुत्र नाम वह चाणक्य, बालक बड़ा विचित्र हुआ। उद्भट कौशल नीति निपुण, बुद्ध विज्ञ पारंगत थे और वे बालकपन से ही संकल्पवान प्रणकारक थे। पाटली पुत्र में जन्मे और गांधार में वे आचार्य हुए। नीति निपुणता के बल पर गुरुकुल में बहुत शिकार किए, पर नियति को अब उनसे कुछ और बड़ा करवाना था। शिक्षा वितरण के साथ साथ इतिहास अमर हो जाना था। पश्चिम से संकेत मिला, एक बड़ा बवंडर निकला है। विश्व विजय का स्वप्न लिए कोई एक सिकंदर निकला है। यूनानी देशों में उसने कोलाहल कर रखा है और एशिया में घुसकर भारत विजय का सपना है। सुनकर ये शोक संदेश हृदय बड़ा उद्विग्न हुआ। निकले वे मगध तुरंत और निष्फल करने का मंत्र किया। सोचा यदि मगध चाह ले तो भारत अखंड हो जाएगा और सिकंदर महारथी यहाँ खंड खंड हो जाएगा। भारत का विकट विशाल सैन्य रण में संग लड़ जाएगा। ये विश्व विजय कर ले चाहे पर भारत देख न पाएगा और भारत भूखे जब वीर लाल रणखेल करेंगे रणथल में, ये वीर सिकंदर महारथी मन ही मन में पछताएगा। इसने देखी है योद्धाई अपने जैसे ही देशों में, जो यहाँ लड़ गया तो निश्चित ये वीर गति को पाएगा। तो राजमहल की तरफ वो बढ़े और मगध, जैसा कि आपको मैंने बताया, मगध नरेश धनानंद के पास पहुंचे। तो राजमहल पहुंचे जब वे, तो रोक लिया वहां द्वारपाल। बोले राजा से मिलना है। कहाँ तुम्हारा मगधपाल? वह द्वारपाल बोला उनसे राजन अभी मिलना पाएंगे। वे गीत मीत में लगे हुए बस सुंदर रंग जमाएंगे। मदमस्त अंग संगीत रंग सुंदरियों के संग है राजन, कोई भी ना आए अंदर, आदेश मुझे है एक ब्राह्मण। तो द्वारपाल की वाणी से कानों में जो वचन पड़े, चाणक्य क्रोध में भर आए, प्रवेश किया चल दिए अड़े। वे धनानंद की रंग सभा में भंग डालने पहुंच गए। बोले ये धर्म नहीं तेरा, निज नीति वहां बांचने लगे। वे बोले तुम चाहो राजन, भारत अखंड हो सकता है और सिकंदर इस धरती पर मुंह खा सकता है। इतने में बोल पड़ा राजा, तू कौन है, तेरा क्या परिचय? ये दुष्ट ब्राह्मण घुस आया इस सभा में, अब तू कौन समय? ये देख मुझे, ये कौन हूं मैं? नाम है मेरा धनानंद, नित्य रखता आनंद में मैं रच डाला मैंने वंश नंद। तू नीच निपटसा ब्राह्मण है, क्या जानेगा मेरा स्वभाव? अपनी शिक्षा जा दे गुरुकुल, मुझ पर ना इसका कुछ प्रभाव। एक वस्त्र होती है ये जिसको तू है पहने फिरता, त्रिपुंड भाल पर लगा हुआ, सर पर गोखरा शिकार रखता। ना रूप रंग ना सूरत में, ना आया उचित मुहूर्त में। जावी निकल दरबार से तू, जावी कहाँ स्वाद तू। जो सुनी नीच की वाणी तो चाणक्य क्रोध में भर आए। बोले रे नीच निपट राया, आंखों में वे ज्वाला लाए। परिचय मेरा चाणक्य है सुन, मैं कुलीन एक ब्राह्मण हूँ। धन नहीं है मेरे पास किंतु राष्ट्रभक्त में मैं रखूं। रे महामूर्ख, ये क्या तूने ब्राह्मण साधारण माना है? क्या केवल शिक्षक समझा है या मंत्र पाठी पहचाना है? तुम नीच निपट रहे महामूर्ख, क्या क्या ब्राह्मण कर सकते हैं, क्या क्या किया करेंगे और क्या ना ये करवा सकते हैं। इसे आप कोई जाति सूचक या भेद सूचक ना ले। ब्राह्मण यहाँ पर किसी जाति का द्योतक नहीं है, बल्कि ब्राह्मण भारत की अस्मिता का द्योतक है। वो समस्त हमारे पूज्य शिक्षकगण जो कि शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, हम शैक्षिक सेवा दे रहे हैं, वो समस्त ब्राह्मण है। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति का अपना कार्य पूर्णता करते हुए राष्ट्र की चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो ब्राह्मण जो शब्द है वो यहाँ पर अस्मिता का, गौरव का, बुद्धि का द्योतक है। तो उसे जाति सूचक ना ले कि ब्राह्मण ही वैदिक शिक्षा जन जन में वितरित करते हैं। अर्थ नीति वाणिज्य युद्ध की परिभाषा भी कहते हैं। ब्राह्मण है जो रणतल में सबसे आगे बढ़ जाता है, साधना भवानी की करके रण को प्रारंभ कराता है। ब्राह्मण है जो नीति व्यवस्था को संचालित करता है, राजा उत्पाती हो जाए सत्ता निष्कासित करता है। ब्राह्मण है जो राष्ट्रभक्त निस्वार्थ भाव कहलाता है, योद्धाओं को करके तैयार कर युद्ध नीति बतलाता है। तो पागल हो गया धनानंद सुनकर वाणी के तीक्ष्ण बाण, उठ गया स्वयं सिंहासन से चल पड़ा बंद करने के बाद। उसने फिर मदिरा के मद से एक ऐसा कार्य विरुद्ध किया, चाणक्य शिखा को पकड़ लिया और राजमहल से क्रुद्ध किया। गणगौर घने अपमान से अब
चाणक्य क्रोध तूफान हुआ, शिखा खोल हो दृढ़ प्रकट। ब्राह्मण ने यह संकल्प किया, जब तक तेरे वंश सहित मैं मूल नाश न कर दूंगा, तब तक यह शिखा खुली मेरी न चैन से मैं बैठूंगा। चाणक्य क्रोध में थे ऐसे जैसे होते हैं महाकाल, आगे उनकी अंगार थी, वे लगते थे विकराल काल। वे बोल वचन उस नीच अधम से तुरंत वहां से चले गए, संकल्प पूर्ण भारत अखंड करने संग्राम में उतर गए। वे सोचे मगध सिंहासन पर कोई योग्य प्रोधा बैठाएं और राष्ट्रभक्त उत्तम चरित्र एक धर्मवान शासक लाएं। कोई जो भारत की धरती को अपनी माता समझे, कोई अपने बाहुबल से भारत को अखंड कर दे, कोई करे संग्राम विदेशी ताकत को परास्त कर दे, मातृभूमि के सेवा में निज की आहुति खस कर दे। तो निकल पड़े चाणक्य खोज में ऐसे विकट प्रोधा की, निष्कलंक जो पौरुष हो ऐसे किसी विकट से योद्धा की। देखे पढ़ के बहुत से योद्धा, न मन उनका संतुष्ट हुआ, निज मत एक योद्धा करने का प्रारंभ किया अभियान नया। चलते चलते ही राहों में अब एक वनवासी देख लिया, देखा उसके गुण कौशल को, तब निज का शिष्य स्वीकार किया। था चंदू नाम का बालक है और मूड़ा उसकी माता थी। माता की आज्ञा को लेकर चंदू की शुरू यात्रा की। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्रथम सर्ग है पुस्तक का। जैसा कि मुझे आदेश किया गया तो मैं आप लोगों के बीच रखूं, तो मैंने किया। और इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।